जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। यहाँ का मौसम जो है रांची का वो काफ़ी ख़राब है। आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो लाइट का भी थोड़ा-सा इशू है, बट मुझे लगता है कि ये क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। हम लोगों ने पिछले दिन भारत दुर्दशा नाटक पढ़ी थी और नाटक पढ़ने की अगली कड़ी में आज हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ेंगे, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। इस नाटक को शुरू करने से पहले, इसके बारे में जो कंटेंट है उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लें कि ये नाटक क्या है, कब लिखा गया और इसकी कथा वस्तु क्या है, क्या कहानी है इसके भीतर। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक नाटक है। वैसे भी जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं होती हैं उसमें ऐतिहासिकता एक प्रमुख गुण होता है। तो ये ऐतिहासिक नाटक है और ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी यह नाटक एक समस्या नाटक बन गया है, जो कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से इस नाटक के 3 प्रमुख नाटकों जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये 3 उनके प्रमुख नाटक हैं, जिनमें से ये एक है। इस नाटक की कथा का संबंध भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाने वाले काल तथा उसके गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त मादित्य और उनकी वागदत्ता ध्रुव स्वामिनी से है। एक सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लूं कि क्या हम सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात की कि उसकी वागदत्ता ध्रुव स्वामिनी से है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक रहा। इससे पूर्व उनके पिता सम्राट समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक मगध पर शासन किया तथा दूर दूर तक अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने बड़े पुत्र रामगुप्त को कायर, अयोग्य, विलासी और निर्लज देखकर छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सम्राट समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के समय ध्रुव स्वामिनी के पिता ने अपने पुत्री ध्रुव स्वामिनी को गुप्त कुल की वधू बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। चूंकि उस समय चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बनने का निश्चय था, इसीलिए ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की ही वागदत्ता यानी कि वचन से दिया हुआ एक प्रकार का विवाह, हमने पहले भी वागदत्ता शब्द का इस्तेमाल किया था, तो इसका मतलब होता है कि वाग मतलब वचन और दत्ता मतलब दिया हुआ, तो वचन के द्वारा दिया गया विवाह। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात महामंत्री शिखर स्वामी के बड़े भाई के अधिकार के नियम की दुहाई देकर छल पूर्वक रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया गया और इस विपरीत परिस्थिति में ध्रुव स्वामिनी की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह भी रामगुप्त से कर दिया गया। रामगुप्त ने 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। रामगुप्त की विलासिता, आचरणहीनता, कायरता और अयोग्यता के कारण ध्रुव स्वामिनी उससे घृणा करती थी तथा धीर वीर चंद्रगुप्त से अपने हृदय में कहीं न कहीं प्रेम भाव भी रखती थी। इतिहास की इस विशद पृष्ठभूमि में इस नाटक की कथा 3 अंकों में विभाजित की गई है। नाटक का अगर हम सारांश देखना चाहें तो इस प्रकार से हो सकता है। पहले जानते हैं प्रथम अंक के बारे में। अपनी विजय यात्रा का झूठा दिखावा करते हुए सम्राट रामगुप्त ने गिरिशय में शिविर डाल रखा था, किंतु वह हर समय सुरा सुंदरियों में मस्त रहता था, यानी कि शराब पीना और मतलब होता है कि सुंदर औरतों के बीच में रहना, ये सब वो हमेशा करता था, यानी कि विलासिता उसमें भरी हुई थी। उसे ध्रुव स्वामिनी पर यह संदेह है कि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। इसीलिए वह ध्रुव स्वामिनी के हृदय की बात जानने के लिए एक खड्गधारिणी दासी को नियुक्त करता है, जो गूंगी होने का अभिनय करते हुए चतुराई से ध्रुव स्वामिनी के मन का भाव जान लेती है और उसे रामगुप्त के सामने प्रकट कर देती है। ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव जानकर रामगुप्त को इस बात का और भी भय हो जाता है कि कहीं चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों मिलकर उसका राज्य ना हड़प लें।
दूसरी ओर इस समय रामगुप्त की विलासिता और अयोग्यता के कारण अवसर देखकर शकराज रामगुप्त के शिविर को घेर लेता है। यह सूचना पाकर रामगुप्त निर्लज्जता पूर्वक सुरासुंदरी में डूबा रहता है। रामगुप्त की कायरता को भांपकर शकराज संधि की दो शर्तें भेजते हैं। पहला, अपने लिए महादेवी ध्रुवस्वामिनी तथा अपने सरदारों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां कायर और क्लीव। रामगुप्त शुकराज की यह शर्त स्वीकार कर लेता है। वह इन शर्तों को एक ही वार से बाहर के शत्रु शकराज और भीतर के शत्रु ध्रुव स्वामिनी दोनों से छुटकारा पाने का अवसर समझता है। वह अपने मंत्री शिखर स्वामी को साथ में लेकर यह निर्णय सुनाने के लिए ध्रुव स्वामिनी के पास जाता है। ध्रुव स्वामिनी यह सुनकर क्रुद्ध और क्षुब्ध हो उठती है तथा पूछती है कि गुप्त साम्राज्य स्त्री संप्रदान से बड़ा है। ध्रुव स्वामिनी जानना चाहती है कि रामगुप्त ने दुख सुख में उसका साथ ना छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निदेव के सामने क्यों की थी। कायर और भीरू रामगुप्त अपने उत्तरदायित्व को अस्वीकार करते हुए कहता है कि उसने कोई प्रतिज्ञा नहीं की। विवाह के दिन तो वह मदिरा में बेसुध था। पुरोहितों ने जाने क्या क्या पढ़ दिया होगा। कायर रामगुप्त का सहायक बना हुआ दुष्ट महामंत्री शिखर स्वामी भी व्यवस्था देता है। वो कहता है कि राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और एक अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। यह सुनकर ध्रुव स्वामिनी पहले तो दोनों को फटकारती है, बाद में अपने पति कहे जाने वाले कापुरुष रामगुप्त से एकांत में अपनी रक्षा की भीख मांगती है, पर रामगुप्त उसकी प्रार्थना और समर्पण ठुकरा देता है। ध्रुव स्वामिनी बहुत दुखी होती है। वह पुनः रामगुप्त को फटकारती हुई कहती है, निर्लज्जता मद्य क्लीव, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। यह सुनकर ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या के लिए कृपाण निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत हो जाता है, कहीं वह उसकी हत्या न कर दे। वह हत्या दौड़ो चिल्लाता हुआ भाग जाता है। इतने में ही तेजी से रामगुप्त वहां चंद्रगुप्त आता है। ध्रुव स्वामिनी उसके आने पर आत्महत्या करने से रुक जाती है और सारा वृत्तांत चंद्रगुप्त को बताती है। क्षुब्ध होकर चंद्रगुप्त घोषणा करता है कि मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित न होना पड़ेगा। इतने में रामगुप्त भी शिखर स्वामी को साथ लेकर एक बार फिर वहां आ जाता है। चंद्रगुप्त उन दोनों की भर्त्सना करता है और शिखर स्वामी यह कहता है कि किसी भी तरह राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी विरोध करती है कि जो राजा अपने राष्ट्र और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा कैसी। इस समस्या का अंत करने के लिए चंद्रगुप्त कहता है, मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। चंद्रगुप्त का यह कथन सुनकर ध्रुव स्वामिनी प्रेम आवेश में चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में ले लेती है। वह स्वयं भी चंद्रगुप्त के साथ जाती है। सामंत कुमारों के साथ दोनों प्रस्थान करते हैं। इसके साथ ही दूसरा अंक शुरू होता है। उधर शक्तुर्ग में शकराज अपने संधि पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी प्रेयसी कौमा के यौवन के इस मधुर अवसर पर प्रेम में चूकना नहीं चाहती, पर शकराज उसे अपनी विलास सहचरी ही मानता है और ऊपर से उसे फुसला कर अपनी वाग्दत्ता बनाकर रखता है। इतने में खिंगल आकर यह शुभ समाचार देता है कि रामगुप्त ने संधि प्रस्ताव मान लिया है। ध्रुव स्वामिनी शकराज के पास जाने वाली है। शकराज खुशी से उछल पड़ता है। वह विजय उत्सव मनाता है। शकराज अब कोमा के प्रति उपेक्षा का भाव जताता है। कोमा व्यथित हो जाती है। ध्रुव स्वामिनी के आगमन की सूचना पाकर वह शकराज को इस अनर्थ से रोकना चाहती है। वह कहती है, मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति में विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अन्याय कर रहे हो। तभी कोमा के संरक्षक पिता मिहिरदेव भी जाते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार अपनी वाग्दत्ता के साथ अन्याय करने के परिणाम को भुगतना पड़ेगा। पर कामुक शकराज उनकी एक नहीं सुनता और ध्रुव स्वामिनी से मिलने को आतुर हो उठता है। मिहिरदेव आकाश में विचर रहे नील लोहित रंग के धूमकेतु की ओर संकेत करके उसके अमंगल की भविष्यवाणी कर चले जाते हैं। कोमा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। ध्रुव स्वामिनी के आने की सूचना पाकर शकराज एकांत में उससे मिलता है।
एक के स्थान पर दो दो सुंदरियों को देखकर वह चकित सा रह जाता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों अपने को ध्रुव स्वामिनी कहते हैं। तभी चंद्रगुप्त स्त्री वेश का त्याग कर शकराज को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। शकराज मारा जाता है। बाहर सामंत कुमार युद्ध करते हैं। वे अंदर प्रवेश कर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को घेर कर ध्रुव स्वामिनी की जय हो का नारा लगाते हैं। तीसरा अंक। तीसरे अंक के प्रारंभ में शकदुर्ग के एक प्रकोष्ठ में ध्रुव स्वामिनी चिंता में बैठी है। सैनिक आकर समाचार देता है कि विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज रामगुप्त भी आ गए हैं और महादेवी से मिलना चाहते हैं। मंदाकिनी भी विजय की बधाई देती हुई ध्रुव स्वामिनी के पास आ जाती है। तभी उपद्रवों के शांत होने पर शांति कर्म के लिए पुरोहित आता है। परंतु ध्रुव स्वामिनी से रामगुप्त की क्लीवता की बात सुनकर तथा उसके हृदय विदारक परिस्थिति से क्षुब्ध होकर धर्मशास्त्र का विधान पुनः देखने चला जाता है। इतने में मिहिरदेव के साथ कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास आती है और अपने प्रिय शकराज के शव को ले जाने की याचना करती है। ध्रुव स्वामिनी उन्हें शव ले जाने देती है। पहाड़ दुष्ट रामगुप्त उन दोनों को मरवा देता है। ध्रुव स्वामिनी की आज्ञा के बिना निरीह कोमा और मिहिरदेव के संहार से सामंत कुमार रामगुप्त पर क्रुद्ध हो उठते हैं। वे उसकी आलोचना करते हैं। तभी विरोध के शब्द सुनता हुआ अपने सैनिकों के साथ रामगुप्त भी वहां पहुंचता है। रामगुप्त के सैनिक उसके संकेत पर सामंत कुमारों और चंद्रगुप्त को बंदी बना लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को प्रतिवाद करने की प्रेरणा देती है। इसी बीच पुरोहित भी धर्मशास्त्रों का विधान सुनाने आ जाता है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त का प्रचंड विरोध करती है तो रामगुप्त भी उसे बंदी बनाने का आदेश देता है। सैनिक ध्रुव स्वामिनी की ओर बढ़ते ही हैं। चंद्रगुप्त लौह श्रृंखला को तोड़कर मुक्त हो जाता है। वह अपने अधिकार की मांग करता है तो तथा सैनिकों को डांट कर सामंत कुमारों को मुक्त कराने का आदेश देता है। अंत में शिखर स्वामी परिषद बुलाता है। परिषद रामगुप्त को अधिकारच्युत कर चंद्रगुप्त को सम्राट घोषित करती है। पुरोहित भी धर्मशास्त्र के आधार पर क्लीव रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष अर्थात अगर हम आज के भाषा में बात करें तो मतलब वो पहला विवाह जो था उसको समाप्त करने की बात आज्ञा देते हैं। धर्मशास्त्रों पर आधारित पुरोहित के वक्तव्य तथा परिषद के निर्णय को सुनकर और शिखर स्वामी को भी अपने विपरीत देखकर रामगुप्त खींच जाता है। वह पीछे से अकस्मात कटार निकालकर चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता है, पर एक सामंत कुमार पहले ही रामगुप्त पर प्रहार कर उसे धराशायी कर देता है और चंद्रगुप्त की रक्षा करता है। सब सामंत कुमार तथा परिषद के लोग राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय के नारे लगाते हैं और इसी के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। तो ये थी नाटक की कथा वस्तु कि किस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी में मतलब ध्रुव स्वामिनी नाटक रचा कैसे गया है। तो 3 अंकों में इस तरह से इसकी कहानी है। अब आगे इस नाटक के बारे में और विस्तार से जानते हैं। 3 नाटक हमें पढ़ने हैं, जिसमें ये दूसरा नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अब कथा वस्तु जानने के बाद आप पात्रों को भी जान चुके हैं, लेकिन एक जो औपचारिक पात्र परिचय है वो आवश्यक होता है नाटक को समझने के लिए। तो चलिए हम इसके पात्रों को जानते हैं। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी और महादेवी प्रधान चरित्र, जो कि नाटक के अन्य पात्रों पर भी प्रभाव डालता है। समस्त घटनाएं इसी से संबंधित हैं और नाटक का शीर्षक भी ध्रुव स्वामिनी ही है। इसके बाद है शकराज, गौण पात्र, महत्वाकांक्षी, रणकुशल एवं कूटनीतिज्ञ, साथ ही क्रूर भी है, जो कि रामगुप्त के राज्य के कोष कराजारों को चारों ओर से घेर लेता है। इसके बाद कोमा, जो कि मिहिरदेव की पालक पुत्री है, जो शकराज से प्रेम करती है। यहाँ शकराज के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वो रामगुप्त के राज्य को चारों ओर से घेर लेता है। बीच में एक थोड़ा सा टाइपो एरर है तो उसको इग्नोर करेंगे। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है, साहसी, पराक्रमी, वंश और समाज की गौरव की रक्षा करने वाला है और इस नाटक का वो भी मुख्य पात्र है। रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा, जो प्रमुख पुरुष पात्र और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। शिखर स्वामी रामगुप्त का विश्वास पात्र, गुप्त कुल का अमात्य, जो कि धूर्त और स्वार्थी है, छल प्रपंच से परिपूर्ण व्यक्ति है। मिहिरदेव शकराज के आचार्य कोमा के धर्म पिता, ये गौण पात्र हैं इसमें।
मंदाकिनी चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन, ये साहसी और प्रगतिशील युवती है। नारी मन की व्यथा को समझती है। पुरोहित ये धर्मशास्त्र के आचार्य हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो जैसे कि हमने बात की, चंद्रगुप्त भी एक प्रमुख पात्र है इस नाटक के। वो नाटक का नायक है और अधिकांश घटनाओं का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ जो नाटक का अंतिम फल देने वाला है, जो नाटक को उत्कर्ष पे पहुंचाने वाला है, वह व्यक्ति भी चंद्रगुप्त ही है। सम्राट समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा चंद्रगुप्त अपने पिता के द्वारा युवराज घोषित किया जा चुका होता है, लेकिन रामगुप्त षड्यंत्र करके वह न केवल राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है, बल्कि उसकी जो वागदत्ता यानी कि वचन से जो उसकी पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, उसको भी वो अपनी पत्नी बना लेता है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चंद्रगुप्त कर्तव्यनिष्ठ है और साहसी है। वीर कुल मर्यादा का रक्षक स्वाभिमानी युवक है। कुल मर्यादा एवं नारी के गौरव की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों का मोह त्याग कर शकराज के दुर्ग में जाने का दुस्साहसपूर्ण कार्य करता है और शकराज का वध कर देता है। जबकि इसका जो बड़ा भाई है वो क्या करता है, तो अपने राज्य को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो अपनी पत्नी को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। ये कथा जो है हमने नाटक में देखी थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो खुद के जान की बाजी लगा कर भी वह ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करना चाहता है और इस दृष्टि से वह एक आदर्श प्रेमी है तथा अपनी प्रिय पत्नी ध्रुव स्वामिनी के आत्मसम्मान एवं गौरव की रक्षा करने के लिए स्वयं को संकट में डालने से नहीं चूकता। जो वीरतापूर्ण निर्णय है उसका वो होता है। शील, विनय और कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए वह अपने अग्रज रामगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बन जाने देता है। लेकिन जब मंदाकिनी उसके सोए हुए स्वाभिमान को जागृत करती है तो वह स्वयं को धिक्कारते हुए कहता है, मैं पुरुष हूँ? नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही। शक्दुर्ग में जब रामगुप्त के कहने पर चंद्रगुप्त को बंदी बनाकर लोह श्रृंखलाओं में जड़ दिया जाता है, यानी कि लोहे की जो जंजीर है उसमें बांध दिया जाता है, तब ध्रुव स्वामिनी की प्रेरणा पर बंदी चंद्रगुप्त लोह श्रृंखला तोड़ देता है और शिखर स्वामी रामगुप्त को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। अंत में परिषद के निर्णय पर ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से अलग हो जाती है। हम कह सकते हैं कि मतलब वो विवाह विच्छेद कर लेती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। यही नहीं, चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का राजा भी बना दिया जाता है। इस तरह अंतिम फल भोक्ता जो है वो भी चंद्रगुप्त भी ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नाट्य तत्व हैं उनको देखने के बाद कि निश्चित रूप से चंद्रगुप्त प्रसाद जी के नाटक का एक सशक्त पात्र है। दूसरे पात्र की बात करेंगे रामगुप्त की, जो कि मध्य विलासी षड्यंत्रकारी व्यक्ति के रूप में जिसे चित्रित किया गया है। विलासी भी इसको चित्रित किया गया है। यह कुल मिलाकर एक खलनायक पात्र है इस नाटक में। इसने षड्यंत्र पूर्वक अमात्य शिखर स्वामी को अपने साथ मिलाकर गुप्त साम्राज्य पर अधिकार कर लिया है। और एक सेकेंड, एक जरूरी कॉल। और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लिया है। वह शराबी है, विलासी राजा है, हिजड़ों, बौनों, नर्तकियों से घिरा रहता है, राजकाज की ओर से उदास है। वह केवल अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी पत्नी को भी उपहार में क्यों न देना पड़े। इसीलिए वह शकराज के उस अपमानजनक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है जिसमें युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव स्वामिनी को उपहार में देने की बात कही गई थी। नाटक में उसका समस्त कार्य व्यापार, विलासिता, धूर्तता, कायरता और क्रूरता की कुटिल कहानी है। वह इतना नीच है कि अपने भाई चंद्रगुप्त को मार डालने का षड्यंत्र करता है और उसे शक शिविर में जाने की आज्ञा इसी उद्देश्य से देता है कि वहां शकराज के द्वारा मार डाला जाएगा। धूर्त और चाटुकार शिखर स्वामी के अलावा उसका कोई अपना नहीं है। अंत में परिषद के लोग उसे राज सिंहासन से वंचित कर देते हैं और पुरोहित यह व्यवस्था देता है कि क्लीव रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। वह चंद्रगुप्त को मारने की भी चेष्टा अंत में करता है, किंतु स्वयं सामंतों के द्वारा मारा जाता है।
इसके बाद ध्रुव स्वामिनी, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र इस पूरे नाटक में है। नाटक का शीर्षक भी ध्रुव स्वामिनी ही है, तो नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी ही इस नाटक के केंद्र में है। अत्यंत रूपवती ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त से होना है, किंतु रामगुप्त ने षड्यंत्र करके उसे अपना पत्नी बना लिया। वह कायर क्लीव रामगुप्त से प्रेम नहीं करती और मन ही मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। जब शकराज उसे उपहार में मांगता है तो रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती है, किंतु रामगुप्त से उसे सदैव निराशा ही प्राप्त होती है। तब उसका नारित्व जागृत होता है और वह स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। वह पुरुष के अत्याचार को सहन नहीं करती और शक शिविर में जाने से इनकार कर देती है। पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। ध्रुव स्वामिनी साहसी और वीर नारी होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी है। असाधारण व्यक्तित्व से संपन्न ध्रुव स्वामिनी में साहस और आत्मबल की भावना विद्यमान है। कठिनाइयों में भी वह घबराती नहीं और उनका डटकर मुकाबला करती है। चंद्रगुप्त के साथ शकराज के शिविर में जाने की वह हठ करती है और चंद्रगुप्त को वहां अकेला नहीं भेजना चाहती। वह चंद्रगुप्त से मन ही मन प्रेम करती है, उसके सद्गुणों पर मुग्ध है और जब अपने पति से रक्षा की प्रार्थना करने पर भी अपने गौरव को बचा पाने में असमर्थ पाती है तो उसे अपना पति स्वीकार करने से मना करते हुए कहती है, कौन महादेवी राजा, या अभी मैं महादेवी ही हूँ जो शकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हूँ। वह महादेवी आश्चर्य। इसके बाद हम बात करेंगे मंदाकिनी की। मंदाकिनी भी इस नाटक का एक काल्पनिक पात्र है। यहाँ पे थोड़ा सा फिर वो टाइपिंग में एरर रह गया कि वो मंदाकिनी को मुझे ब्लू में करना था। खैर, जब आप पढ़ेंगे तो इसको इस तरह से थोड़ा सा मोल्ड कर लीजिएगा। मंदाकिनी भी इस नाटक का एक काल्पनिक पात्र है। अद्भुत राष्ट्र प्रेम से उद्वेलित मंदाकिनी न्याय की समर्थक और नारी के अधिकारों के प्रति सार्थक स्त्री पात्र है। वह निडर, साहसी और स्पष्ट वक्ता है। प्रसाद जी ने उसे एक प्रकार से ध्रुव स्वामिनी की पूरक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। राष्ट्रभक्ति एवं शौर्य से उद्वेलित मंदाकिनी चंद्रगुप्त की बहन के अनुरूप गुणों से विभूषित है। उसके कथन में कैसा उत्साह हिलोरे ले रहा है। वह शकराज द्वारा ध्रुव स्वामिनी को उपहार में मांगने को अनुचित बताती हुई शिखर स्वामी से इसे ना मानने का आग्रह करती है। कहती है कि अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उन्मुक्त महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिंसक क्यों? एक बार अंतिम बल परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। अन्याय का प्रतिरोध वह निडर होकर करती है और रामगुप्त से कहती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित किया है, किंतु तुम लोगों की 10वीं वृद्धि ने उन्हें लूटा है। इस तरह हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने नारी की चेतना को भी बहुत प्रमुखता के साथ दर्शाया है, चाहे ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से हो, चाहे मंदाकिनी के माध्यम से हो, कुमा के माध्यम से हो। उन्होंने ध्रुव स्वामिनी में नारी जीवन को भी बहुत बारीकी से दर्शाया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि ध्रुव स्वामिनी में नाटक में नारी जीवन किस तरह से दर्शाया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना से प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चिन्ह अंकित कर दिया है तथा वस्तु का चयन इतिहास से भले ही किया गया हो, किंतु उसमें नारी जीवन की वर्तमान समस्याओं पर ही प्रकाश डाला गया है। पराधीनता की एक परंपरा से नारी जाति की नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई है। उन्हें एक पराधीनता से मुक्ति पानी है। पुरुषों के अत्याचार, अन्याय, दमन, शोषण का मुखर विरोध करना है। नारी पुरुष की संपत्ति नहीं है, वह मूक पशु की भांति किसी को भी दे दी जाए। यदि पुरुष नारी की रक्षा, उसकी मर्यादा की रक्षा करने में असमर्थ है तो उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे कायर के लिए व्यक्ति से मुक्ति पाने का उसे पूर्ण अधिकार है।
पुरोहित राजा रामगुप्त को क्लीव घोषित करते हुए कहता है, जिसे अपनी स्त्री को दूसरे के अनुगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। मोक्ष कहने का मतलब है कि अलग होने की आज्ञा देता है। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने नारी जीवन से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को उठाकर रखा है, उन पर प्रकाश डाला है। उन्होंने नारी के अधिकारों का प्रश्न उठाया है। पुरुष प्रधान समाज में नारी को भोग विलास की वस्तु मानकर उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को कुचलने का प्रयास किया जाता है। उसे प्रसाद जी अनुयुक्तता मानते हैं। ध्रुव स्वामिनी इसीलिए शकराज के पास उपहार में जाने से इनकार करती हुई रामगुप्त से कहती है, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। नारी को पुनर्विवाह का भी पूरा अधिकार है। पुरुष यदि पुनर्विवाह कर सकता है तो नारी क्यों नहीं कर सकती। यदि किसी स्त्री का पति रामगुप्त की भांति कायर और क्लीव हो तो उससे मुक्ति पाने का उसे पूर्ण अधिकार है। विवाह एक पवित्र बंधन है, किंतु रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को जिस प्रांतिपूर्ण बंधन में विवाह द्वारा बांध दिया गया है वह अनुचित है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। शास्त्र ही स्पष्ट आज्ञा देता है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के गौरव की रक्षा नहीं कर पाता उसे पति का अधिकार नहीं मिल सकता। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से मोक्ष दिलवाकर चंद्रगुप्त से उसका पुनर्विवाह दिखाया है। कोई भी कृति संवेदना की दृष्टि से सशक्त होकर भी तभी प्रभावी बनती है जब वह अभिव्यक्ति कौशल की दृष्टि से भी सशक्त हो। नाट्य रचना के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसकी सार्थकता मंचीय सुकरता अर्थात शिल्प पक्ष की विशिष्टता पर निर्भर करती है। जयशंकर प्रसाद की कृति ध्रुव स्वामिनी इस दृष्टि से एक विशेष कृति है। उल्लेखनीय है कि प्रसाद सांस्कृतिक जागरण के पुरोधा रचनाकार हैं। उन्होंने अपनी समस्त नाट्य कृतियों का लेखन सशक्त मान्यताओं की पृष्ठभूमि में किया है, इसीलिए उन सभी में विश्वसनीयता का तत्व सहज ही समाहित हो गया है। लेकिन इन नाट्य कृतियों की एक बड़ी न्यूनता उनका रंगमंच की दृष्टि से अशक्त होना है, किंतु ध्रुव स्वामिनी इस दृष्टि से विसंगति मुक्त रचना है। प्रसाद ने इसके ऐतिहासिक संदर्भों का समसामयिक अपेक्षा के अनुसार सार्थक उपयोग किया है। शिल्पगत विशिष्टता के धरातल पर इसका मूल्यांकन इस तरह किया जा सकता है। पहला है कथावस्तु। सामान्यतः घटनाओं के समूह को कथावस्तु कहते हैं। भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार इसका चयन जीवन जगत के किसी भी धरातल से हो सकता है। इस नाटक की, जो नाटक ध्रुव स्वामिनी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक है, जिसके यथार्थ को प्रसाद जी ने कृति के आरंभ में ही स्वप्रमाण प्रस्तुत किया है। लेकिन यथा अवसर अपनी कल्पना को स्थापित कर उन्होंने इसमें प्रासंगिकता के गुण का सहज समन्वय कर दिया है। कथा वस्तु के व्यवस्थित विस्तार के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारणी के संवाद में इसका आरंभ शकराज के पत्र की सूचना के साथ विकास रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी को शकराज के खेमे में सहज ही भेज देने के प्रसंग में उपस्थित विसंगतियों के साथ संघर्ष, शकराज की मृत्यु से लेकर ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की घोषणा तक चरम सीमा और रामगुप्त को की समाप्ति में फलागम मान सकते हैं। पूर्वेतु और ऋजुरेखीय पद्धति का भी सार्थक समन्वय हुआ है, यानी कि आद्योपांत समस्त घटनाओं को विश्वसनीय कलेवर में स्थापित करने में जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, वो पूरी तरह से सफल माने जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पात्र योजना। अब जैसे कोई भी नाटक अगर वो ऐतिहासिक है, उसका फलक विस्तृत है, तो उसमें पात्रों की संख्या अधिक हो जाती है। तो यहाँ भी पात्र की संख्या कुछ अधिक हो गई है, लेकिन प्रमुख मुखर पात्रों में पुरुष तथा 4 स्त्री पात्र ही हैं। शेष पात्र गौण हैं। इन पात्रों में अवस्था, स्तर तथा जातीय भेद होने के कारण सामाजिक इन्हें सहज ही पहचान सकते हैं। सक्रियता की दृष्टि से रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये 3 ऐसे पात्र हैं जो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये तीनों ही स्वाभाविक एवं विश्वसनीय हैं।
लेकिन अंतिम चरण में आकर रामगुप्त जो है वो खलनायक के रूप में, खलपात्र के रूप में स्थापित हो जाता है। शेष दोनों पात्र चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एक दूसरे के पूरक बनकर प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन निस्संदेह ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चंद्रगुप्त की अपेक्षा कहीं विशिष्ट बन गया है। स्कंद वारा शीर्षक के निर्धारण से भी यही संकेत मिलता है। इसी प्रसंग में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रसाद नारी शक्ति में आस्था रखने का और उसे पुरुष की तुलना में महान मानने वाले रचनाकार हैं। अतः ध्रुव स्वामिनी का चरित्र उनकी मान्यताओं का पोषण संरक्षण करता हुआ प्रतीत होता है और अंततः भारतीय नारी का मानक चरित्र बन गया है। चंद्रगुप्त एवं अन्य पात्रों का चरित्र भी प्रभावी है। किसी भी नाटक को आगे बढ़ाने के लिए संवाद बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से नाटक आगे बढ़ती है। तो नाट्य रचना में समस्त संदर्भों की प्रस्तुति का मूल आधार संवाद होता है। यद्यपि कभी कभी सूचना देकर भी घटनाक्रम को गतिशील बनाने की स्वीकृति है, किंतु ऐसा किसी विशिष्ट अवसर पर ही किया जा सकता है। इसीलिए संवाद नाटक के प्राण तत्व माने जाते हैं। संक्षिप्तता, पात्र एवं परिवेश के अनुरूप होना, कथा वस्तु को गतिशील बनाना किसी भी नाट्य कृति के संवादों की प्रमुख विशेषता होती है। ध्रुव स्वामिनी इस दृष्टि से एक विशिष्ट कृति कही जा सकती है। इस रचना के संवादों द्वारा प्रसाद पृष्ठभूमि के निर्माण, कथा वस्तु की गतिशीलता और पात्रों के चारित्रिक विन्यास और विकास का सुयोग जुटाने में सफल हुए हैं। वस्तुतः कथा वस्तु का फलक बहुत ही व्यापक था, परंतु प्रसाद के संवादों के सहारे सांकेतिकता का उपयोग कर विस्तार को सीमित करते हुए भी कथा वस्तु को सुगठित बनाए रखा गया है। परिवेश के बदलाव के साथ पात्रों के आचरण के बदलाव को दर्शाते हुए उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखने में संवादों का सार्थक उपयोग हुआ है। भावुकता के क्षणों में प्रसाद के कवि व्यक्तित्व ने कतिपय संवादों को मनोरम बना इस कृति को संवाद योजना की दृष्टि से अभिनव बना दिया है। कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कोमा का ध्रुव स्वामिनी के प्रति यह कथन, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अहंकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य तुम्हारे भी जीवन में। वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए। इसके बाद भाषा शैली है। प्रसाद भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा के प्रयोग के पक्षधर थे। इस मानसिकता ने सृजन के धरातल पर उन्हें भाषा की दृष्टि से अव्यवहारिक बना दिया है। कई बार उनकी रचनाओं में भाषा संबंधी उनका यह दृष्टिकोण अनुचित सा लगने लगता है, किंतु क्योंकि सर्वत्र संस्कृत निष्ठ भाषा के प्रयोग से उनके अनेक पात्र अपनी स्वाभाविकता विश्वसनीयता खो बैठते हैं। परंतु यह कृति ऐसी विसंगतियों से सर्वथा मुक्त है। यद्यपि शकराज, मिहिरदेव या कोमा ऐसे पात्र हैं जो भारतीय नहीं हैं, किंतु गहन विवेचन से स्पष्ट होता है कि ये सभी भारतीय संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाषा के धरातल पर इनका आचरण असंगत नहीं लगता है। इसी प्रकार दास दासियों द्वारा भी तत्सम शब्दावली का प्रयोग संगत माना जा सकता है, क्योंकि जो गुप्त वंश अपनी उपलब्धियों के लिए स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें आम आदमी द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा का स्तरीय होना अस्वाभाविक नहीं लगता है। अगर हम इसकी शैली की बात करें तो यह नाटक वर्णन प्रधान शैली में सृजित है, लेकिन ये गाड़ी की आवाज थोड़ी डिस्टर्ब करेगी, बस शायद कुछ सेकेंड के लिए। लेकिन आवश्यकता अनुसार दूसरी शैलियों का प्रयोग भी प्रभावी ढंग से हुआ है। विस्तार से बचने के लिए अनेक घटनाओं की सूचना देकर विवरण प्रधान शैली, विविध परिस्थितियों के मध्य पात्रों के भावनाशील आचरण में भाव प्रधान शैली और पात्रों के तर्क वितर्क के मध्य विचार प्रधान शैली का प्रयोग हुआ है। साथ ही यथास्थिति आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग प्रभावित करता है। लेकिन इस नाटक की शैली की दृष्टि से एक बड़ी विशेषता इसकी हास्य व्यंग्य की शैली है। उल्लेखनीय है कि प्रसाद जी
एक गंभीर प्रकृति के रचनाकार थे। अपने जीवन काल में वे मनोरंजन से प्रायः दूर ही रहे और अपनी रचनाओं में उन्होंने हास्य के संदर्भों को कम ही प्रस्तुत किया है। लेकिन इस कृति के प्रथम अंक में उन्होंने बहुत प्रभावी हास्य व्यंग का प्रयोग किया है। निश्चित रूप से इसके मूल में प्रसाद जी के अंतर मन की विक्षुब्धता रही होगी। इस प्रकार भाषा शैली के धरातल पर यह कृति पूरी तरह से स्वाभाविक और विश्वसनीय कही जा सकती है। इसके बाद देश काल वातावरण ये बहुत महत्व रखता है। तो इस कृति की कथा वस्तु का चयन गुप्तकालीन इतिहास के पृष्ठों से किया गया है और उसके लिए भरपूर प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह कृति देश काल के बंधन से बंधी हुई है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि रचनाकार कोई इतिहास ग्रंथ नहीं बल्कि साहित्यिक नाटक लिख रहा था। अतः उसने यथा अवसर अपनी कल्पना का भरपूर उपयोग करके इसे समकालीन परिवेश में उपादेय स्वरूप प्रदान करने का यत्न किया है। ऐसे में इसकी कथा वस्तु, पात्र या अन्य संदर्भ भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं के प्रस्तोता बन गया है। इस कारण यह नाटक प्रासंगिक बन गया है और अद्यावधि इसकी यह विशिष्टता प्रभावित करती है। अतः इसे देश काल की सीमा से मुक्त माना जा सकता है। इसका वातावरण आरंभ में सहज स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे गंभीर होता चला गया है। निरंतर बनी रहने वाली गंभीरता रचना के प्रभाव को कम कर सकती है। यह ध्यान में रखते हुए प्रसाद जी ने प्रथम अंक के अंतिम चरण में हास्य व्यंग का प्रभावी प्रयोग किया है। अपने अंत में यह मर्म स्पर्शी बन गई है। यहाँ लेखक ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के प्रति इतनी सहानुभूति जुटा लेता है कि सामाजिकों को रामगुप्त की हत्या कदापि अनुचित नहीं लगती और सठे शाठ्यम समाचरेत की उक्ति चरितार्थ होती है। सठे शाठ्यम समाचरेत का मतलब है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना उचित है। अगर कोई बदमाश है, शठ का आचरण करता है तो उसके साथ शठ का ही आचरण उचित है। उद्देश्य, इस नाटक के उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो प्रसाद जी ने इसके उद्देश्य को उद्देश्य की मतलब जब उन्होंने इसकी भूमिका लिखी थी तो इसके उद्देश्य को कहीं स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन उनकी रचनाओं पर अगर हम गौर करें, उनकी प्रवृत्ति पर गौर करें तो हम ये पाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के वे एक संस्थापक रचनाकार हैं। भारतीय नारी की क्षमताओं का समर्थन करते हुए उन्होंने उसे पुरुष की अपेक्षा विशिष्ट घोषित किया है। साथ ही भारत की नैतिक मान्यताओं के धरातल पर यथा अवसर मानव धर्म तथा आपद धर्म की व्यवहारिक उपादेयता पर उन्होंने प्रकाश डाला है। यही कारण है कि केवल ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की ही नहीं बल्कि इसके समस्त पात्र भारतीय परिवेश में स्वाभाविक और विश्वसनीय बन गए हैं। इनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। अतः इसमें संदेह नहीं है कि रचनाकार अपने उद्देश्य की यथार्थ प्रस्तुति में सर्वथा सफल रहा है। अभिनेता, अब जैसे अगर हम नाटक की बात करें और साहित्य के अन्य विधाओं की बात करें, उन दोनों में जो एक मूल अंतर होता है वो अभिनेता का अंतर होता है। बाकी जो रचनाएं हैं, आप कहानी लीजिए, उपन्यास लीजिए, कोई भी अन्य विधा ले लीजिए, तो उससे इसमें अंतर, कथा वस्तु उसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें अभिनेता का गुण होता है नाटक में और कहानी में अभिनेता का गुण नहीं होता है या किसी अन्य रचना में अभिनेता का गुण नहीं होता है। तो इस दृष्टि से अभिनेता जो है वो नाटक की अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाता है। अब जैसे अगर हम मान लीजिए कि मानव के मनोविज्ञान की बात करें, तब भी हम इस बात को जानते हैं कि सुनी हुई बातों से ज़्यादा असर देखी हुई बातें करती हैं। ये यानी कि अगर हम किसी बात को सिर्फ सुनते हैं तो वो हमें कितनी देर याद रह पाएगा, और अगर हम किसी बात को सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो वो हमें कितनी देर याद रह पाएगा। ज़्यादा देर स्वाभाविक है कि याद रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कानों सुनी बातों से आंखों देखी बातें अधिक प्रभावित करती हैं। इसीलिए नाटककार कठिन से कठिन उद्देश्य की प्रस्तुति सहज ही कर लेते हैं। कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद, दृश्य बंध आदि इसके सहायक तत्व हैं। इस विशिष्टता के कारण इससे कुछ अपेक्षाएं भी जुड़ी होती हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनेता की दृष्टि से विसंगतिपूर्ण है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके नाटक में इतना विशद फलक लिया जाता है, युद्ध वगैरह का ऐसा वर्णन होता है, और जो दृश्य होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिनको बहुत आसानी से रंगमंच पर, मतलब बहुत सामान्य सुविधाओं वाले रंगमंच पर उतार पाना कठिन होता है। तो इस दृष्टि से इनका यह जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उसको अपवाद माना गया है।
इनकी यह कृति मंचीय सिद्ध हुई है, यानी कि इसका मंचन किया गया है। इसकी मंचोपयोगी प्रथम विशिष्टता यह है कि इसकी कथा वस्तु में मौलिकता, रोचकता और जिज्ञासा का वह गुण जो सामाजिकों को बांधने की प्रथम आवश्यकता माने जाते हैं, वो इसमें मौजूद है। इसमें पात्र मितव्ययिता का पालन हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक होने के बावजूद इसमें पात्रों की संख्या 10 है, जिसमें 6 पुरुष और 4 स्त्री पात्र हैं। अवस्था भेद या स्तर भेद और संवादों द्वारा मंच पर इन्हें सहज ही पहचाना जा सकता है। इसकी संपूर्ण कथा जो 3 अंकों में प्रस्तुत हुई है, इसके मंचन के लिए 3 दृश्य बंद पर्याप्त होंगे, किंतु विशिष्टता यह है कि प्रथम दृश्य बंद में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन करके सभी दृश्य बंदों का काम चल सकता है। जब हम किसी मंचीयता की बात करते हैं तो वहां पे हमें रंगमंच की सज्जा का भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि उतने कम समय में जब दृश्य बदल रहा है, आपको अपने मंच को फिर से व्यवस्थित करना अगले दृश्य के लिए। तो इसमें जो उन्होंने प्रथम दृश्य के आधार पर ही जो उन्होंने दूसरे और तीसरे दृश्य का जो साज सज्जा का रूप रखा है, वो बहुत सहायक दिख रहा है। प्रथम अंक के उपरांत अंतराल की व्यवस्था उपयुक्त होगी। नाटक में हत्या के 2 प्रसंग प्रस्तुत हुए हैं। अब जो हमारी नाट्य परंपरा है उसमें क्या है कि हत्या, मृत्यु जैसी चीजों को नहीं दिखाते हैं नाटक में। तो इसमें प्रसाद जी ने क्या किया है कि हल्के से उनका संकेत दिया है और परंपरागत जो भारतीय मान्यताएं हैं उसका अनुपालन भी किया है। इसके अंतर्गत किसी ऐसी घटना की प्रस्तुति नहीं की है जिसे मंच या विश्वसनीयता की दृष्टि से अनुचित कहा जा सकता है। यह प्रसंग भी उल्लेखनीय है कि इसमें यथास्थान गीतों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें साहित्यिकता का अंश कुछ अधिक है। यदि ये गीत थोड़े सुगम, सरल और मनोरंजक होते तो कृति अधिक प्रभावी बन सकती थी। इसके बाद तीसरा है संकलन त्रय, यानी कि स्थान, काल और कार्य। ये त्रय मतलब 3, तो इन 3 चीजों का संकलन होता है, किनका? स्थान, काल और कार्य की एकता का। तो इसमें हम देखते हैं कि इस नाटक में इसका निर्वाह किया गया है, क्योंकि ऐतिहासिक घटना होने के बावजूद बिना उसमें छेड़छाड़ किए, परिवर्तन किए, उसे यथावत प्रस्तुत किया गया है। इस तरह यह माना जा सकता है कि इसमें संकलन त्रय का सार्थक निर्वाह हुआ है, क्योंकि इसमें जिन घटनाओं का समायोजन हुआ है और जिस स्थल पर उन्हें जिस प्रकार घटित होते हुए दिखाया गया है, ऐतिहासिक यथार्थ उसका समर्थन करता है। इसकी एक विशिष्टता यह है कि यह वर्तमान परिवेश में भी प्रासंगिक है। अब हम बात करेंगे इसके शीर्षक की। शीर्षक क्या है नाटक का? आपको याद होगा, ध्रुव स्वामिनी। तो यह नाटक शीर्षक की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरता दिखता है, क्योंकि कथा वस्तु के केंद्र में ध्रुव स्वामिनी ही है, उसका व्यक्तित्व है, उसका कृतित्व है, इसीलिए उसका नायिका होना और उसी के नाम पर इसका नामकरण होना प्रभावित करता है। जैसे कि लेखक ने इसकी भूमिका में ही स्पष्ट किया है कि यह नाम स्त्री जनोचित, सुंदर, आदर सूचक और सार्थक है, जो उसके आचरण से और भी प्रभावी बन गया है। यह कृति शीर्षक की दृष्टि से भी सार्थक रचना कही जा सकती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इतिहास पर आधारित यह ऐतिहासिक नाटक शिल्प की दृष्टि से एक सफल नाटक कहा जा सकता है। इसको विशिष्ट बनाकर प्रस्तुत करने के जितने अवसर नाटककार के पास उपलब्ध थे, उसने उन सभी का प्रयोग किया है। इसलिए संवेदना के साथ यह शिल्प की दृष्टि से भी एक विशिष्ट रचना बन गई है। प्रसाद जी अपने नाट्य सृजन के लिए बड़े आदर के साथ याद किए जाते हैं, किंतु उनकी अन्य नाट्य कृतियों में जो न्यूनताएं मिलती हैं, प्रस्तुत कृति उससे बिल्कुल अलग है। साथ ही इसमें प्रस्तुत संदर्भ ऐतिहासिक होने के बावजूद बहुचर्चित नहीं है। इससे इसमें रोचकता और जिज्ञासा का वह गुण सहज ही आ गया है, जो किसी भी नाट्य कृति से सामाजिकों को बांध देता है। इसीलिए यह प्रसाद जी की ही नहीं, हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में सहज ही स्थापित हो जाती है। तो ये रहा ध्रुव स्वामिनी नाटक, और उसके संबंध में हम जितनी बातें कर सकते थे, उसकी कथा वस्तु, उसके नाटक के विभिन्न तत्व, इन सबों के बारे में हमने जाना है। और अब मुझे लगता है कि ये जो नाटक है वो काफ़ी आसान बन गया होगा आपके लिए, क्योंकि 1 घंटे में आप इसको पूरी तरह से समझ पा रहे हैं, इसके अंकों में क्या है, किस तरह से। अब इसमें जो MCQs बनते हैं,
तो देखिए ये एक मतलब बहुत सारे इसमें प्रश्न बन सकते हैं, और मैं आपको, जैसा कि मैंने बाकी जो रचनाएं हैं उसके भी जो एमसीक्यूज बनते हैं वो प्रश्न मैंने आपके साथ साझा किए हैं, तो इसकी भी मैं एक पीडीएफ जो है वो मैं प्रॉपर माध्यम से मैं आपको शेयर करवा दूंगी, आपको ऐप पे मिलेगा। इसके जो सामान्य प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार का नाम लिखिए। ध्रुव स्वामी का प्रकाशन पहली बार कब हुआ था? 1933 में हुआ था। ये बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट में नहीं बताई थी शायद। तो 1933 में इसका प्रकाशन पहली बार हुआ था। किसने किया था? तो भारती भंडार काशी ने किया था। कुल कितने अंक हैं ध्रुव स्वामिनी में? 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन है? गुप्त वंश का। सम्राट समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र का नाम क्या था? तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का नाम क्या था? रामगुप्त था, और छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त था। इस तरह पात्रों पर भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। समुद्रगुप्त ने किसे उत्तराधिकारी चुना? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 पुरुष पात्रों का नाम तो आप बता ही सकते हैं। अगर 2 महिला पात्र कौन है नाटक के, इस तरह से आ सकता है कि इनमें से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक के महिला पात्र नहीं है, तो आपको कुछ जो नाम है वो याद रखने पड़ेंगे, जैसे ध्रुव स्वामिनी है, मंदाकिनी है, कोमा है। तो इस तरह जो प्रमुख कैरेक्टर्स हैं उनका नाम आपको याद रखना होगा। कोमा की चरित्र की विशेषता, जैसे चरित्र की हमने बात की, तो रामगुप्त के चरित्र की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, चंद्रगुप्त के चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इस तरह से इस पर भी कुछ प्रश्न बनते हैं। मैं इसके ढेर सारे प्रश्न, मुझे लग रहा है कि लगभग 100 प्रश्न तो होंगे ही, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। नहीं, 100 प्रश्न नहीं है इसमें, बाकी प्रश्न भी इसी में जुड़ा हुआ है। एक सेकेंड। मैं इसको भी आपके साथ, इसके जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास से, एक सेकेंड, ये एक प्रश्न हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि शकराज की पत्नी का नाम क्या था? आपको याद होगा, कोमा था। संधि प्रस्ताव में शकराज ने क्या शर्त रखी? तो जैसे यहाँ पे 3-4 शर्त दे देंगे, और फिर आपको कोई एक उसमें गलत होगा या कोई एक सही होगा, तो उसको आपको ढूंढना होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसने आत्महत्या का प्रयास किया था? तो यह भी आपको पता होगा कि ध्रुव स्वामिनी ने किया था, और यह भी पता होगा कि किस समय किया था। तो जब उसे दूसरे राजा को देने की बात होती है, तो वो कहती है कि अगर आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो आप मुझे बेच भी नहीं सकते हैं, और वो कटार लेकर अपनी आत्महत्या, मतलब वो करने लग जाती है। लेकिन तभी वहां पे चंद्रगुप्त आ जाते हैं, और फिर वो उनसे अपनी जो दिक्कत है उसको बताती है, और फिर चंद्रगुप्त कहते हैं कि वो भी वहाँ जाएंगे, और फिर उसके बाद दोनों साथ में जाते हैं, वहाँ पे युद्ध करते हैं और फिर विजय प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इसमें मुझे उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न संभावित हैं आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। आज की इस कक्षा से आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक को समझने में मदद मिली होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलते हैं एक नए उपन्यास के साथ जो है आधे अधूरे। अभी हमने जो 2 उपन्यास पढ़े थे, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो या फिर जयशंकर प्रसाद जी का हो, ये दोनों पुरानी, मतलब जो पृष्ठभूमि इसकी है वो आज से कई वर्षों पुरानी है। लेकिन आधे अधूरे नाटक को पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल जो हम अभी जिस युग में जी रहे हैं, इसी युग की कहानी है, और बहुत सार्थक कहानी है। और इसका जो नाटक, जिस रूप से इसको लिखा गया है नाटक में, तो बहुत प्रभावी रचना है वो। तो कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं आधे अधूरे के साथ।